पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। बस थोड़ी देर पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो जो 2.5 घंटे चला 6 किलोमीटर के फासले में उसको खत्म किया है। बीएचयू की महामना की मूर्ति वहां से शुरू हुआ रोड शो जो काशी विश्वनाथ मंदिर तक गया। इस दौरान एक जनसैलाब उमड़ा रहा। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, काशी के लोगों के साथ उनका लगाव, जुड़ाव और नरेंद्र मोदी के इस रास्ते पर जनसैलाब अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जो प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में इस तरह का सैलाब खड़ा करता है, इस तरह से जनमत या जन समर्थन उसके हक में रहता है, तो फिर उसका असर देश के भीतर भी जाता है। एक मैसेज कि आप अपनी ज़मीन पर बहुत मजबूत हैं, अपने लोगों के बीच में आपको बहुत पसंद किया जाता है, आपका जनाधार वहाँ शक्तिशाली है, तो फिर आप बाकी लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने के हकदार होते हैं। बनारस में नरेंद्र मोदी पिछली दो चुनावों से लगातार जीतते रहे, प्रचंड बहुमत के साथ है और इस बार तीसरी बार वो बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में बनारस से खड़े हैं। हम नरेंद्र मोदी और बनारस का संबंध, नरेंद्र मोदी का काशी का आज का रोड शो, इस रोड शो के जरिए जो संदेश दिए जाने की कोशिश थी, वो इन सब को जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चौथे दौर का मतदान खत्म हुआ। इस राउंड में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग हुई। इसी चरण में आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों और उड़ीसा के 28 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान का काम पूरा हुआ। जो चौथा फेज रहा उसमें बड़े कद के धुरंधर नेता जो रहे, उनमें अखिलेश यादव, यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा समेत 1717 उम्मीदवारों के बीच ये कुछ चुनिंदा नाम है। इन सभी के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। चौथे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटें, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8, जम्मू कश्मीर की 1 श्रीनगर सीट पर मतदान संपन्न हो गया। इस बार जिन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी रहीं, उनमें एक उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट है, जहां से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में हैं। अखिलेश का मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से है। यह हाई प्रोफाइल सीट 2019 से सबकी नजरों में आई, जब समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इस संसदीय क्षेत्र से यानी कि कन्नौज से बीजेपी के सुब्रत पाठक ने अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को हरा दिया। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से डिंपल यादव और उससे पहले 2009 में अखिलेश यादव चुनाव जीत चुके हैं। इस बार अखिलेश यादव फिर से मैदान में हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश की खीरी लोकसभा सीट सुर्खियों में रही। यहां से केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। चौथे चरण में टीएमसी की महुआ मोहित्रा के भाग्य का भी फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। महुआ पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने बीजेपी की राजमाता अमृता राय हैं। इसी चरण में क्रिकेटर यूसुफ पठान भी हैं, जो पश्चिम बंगाल के बहरामपुर सीट से टीएमसी के प्रत्याशी हैं। बहरामपुर की टक्कर इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि यहां यूसुफ पठान के आगे कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर रंजन चौधरी साल 1999 से लगातार यहां से जीत रहे हैं। इसी फेज में यानी कि चौथे चरण में टीएमसी के टिकट पर पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में हैं और उनके मुकाबले में बीजेपी के पुराने मंजे हुए खिलाड़ी एसएस अहलुवालिया हैं। शत्रुघ्न सिन्हा माफ कीजिएगा,
शत्रुघ्न सिन्हा ने 2022 के उपचुनाव में बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल को हराया था। इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट बदला है। इसी तरह चौथे चरण में बिहार की जो हाई प्रोफाइल सीट सुर्खियों में रही, उसमें बेगूसराय शामिल है, जहां से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मैदान में है। बेगूसराय में मुकाबला गिरिराज सिंह और सीपीआई उम्मीदवार अवधेश राय के बीच रहा। उधर झारखंड की खूंटी सीट के मतदाताओं ने भी आज ईवीएम में अपना फैसला लॉक कर दिया, जहां से केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा उम्मीदवार हैं। हैदराबाद की सीट तो काफी हॉट हो गई, क्योंकि यहां से इस बार बीजेपी की माधवी लता ने ओवैसी परिवार की पारंपरिक सीट की फजा बदल कर रख दी है। असदुद्दीन ओवैसी यहां से 4 बार के सांसद रहे हैं। इस बार भी वो अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। यकीन मानिए कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो हैदराबाद के हर फेज की काउंटिंग पर पूरे देश की नजर रहेगी। यह सीट बार बार लोगों का ध्यान खींचती रही है। 2024 का चुनाव अपना चौथा चरण पूरा कर चुका है। 3 फेज अभी बचे हुए हैं। इस स्टेज पर एक व्यक्ति ऐसा है जो शुरू से ही सेंटर में रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह चुनाव इस लिहाज से बहुत अहमियत रखता है क्योंकि यह मोदी बनाम मोदी का चुनाव है। या तो मोदी सत्ता में बरकरार रहेंगे या फिर मोदी सत्ता से बेदखल होंगे। यही इस बार के चुनाव के मायने हैं और यही उसका मकसद है। लड़ाई इसी बात की है और मोदी हैं जो अपने अभियान को लगातार तूफानी किए जा रहे हैं। बिना रुके थके सुबह से लेकर देर रात तक चार में वो खुद को झोंके रखते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में जबरदस्त असर दिखाया। एक रोज पहले पटना में उनके रोड शो में भारी संख्या में लोग उमड़े थे और इस रोड शो का असर आसपास की 4-5 लोकसभा सीटों पर देखा जा रहा है या माना जा रहा है। वाराणसी ने उनका रोड शो जो वहां हुआ, उसने एक अलग माहौल तैयार किया और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के रोड शो की है। रोड शो के जरिए नरेंद्र मोदी लगातार जिस रास्ते से चलते जाते हैं, दोनों तरफ लोगों की अपार भीड़ रहती है और वो उत्साहित लोग, नरेंद्र मोदी को एक बार देख लेने की उत्कंठा लिए आए हुए लोग, मोदी के आकर्षण में खिंचे हुए लोग हैं। फिर मोदी क्या हैं? मोदी एक फैक्टर हैं। पिछले 10 वर्षों में बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के बीच में जाकर के और मंच से, भाषणों से, रैलियों से अपनी सरकार के जरिए किए जाने वाले काम के बारे में जो कुछ भी बताया, उसने एक राय तैयार की और उस राय ने नरेंद्र मोदी के बारे में एक लाइन दी कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए सबसे बेहतर करने वाले प्रधानमंत्री हैं, इस देश का भला चाहते हैं, राष्ट्र का नाम ऊंचा करते हैं, भारत की छवि दुनिया में मजबूत करते हैं और दुनिया में भारत एक ताकतवर देश के तौर पर खड़ा हुआ है और देश के अंदर भी विकास की गाड़ी लगातार भागती चली जा रही है। इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी अपने मंचों से, अपनी सभाओं से, अपने उन तमाम मोर्चों से कहते रहते हैं जहाँ जहाँ वो अपने आप को लोगों के सामने खड़ा करते हैं और यह बात कहीं न कहीं लोगों के भीतर भी घर कर गई है। इसलिए नरेंद्र मोदी एक फैक्टर हो गए हैं और चुनाव के जीतने हारने के बीच में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि मोदी फैक्टर काम करता है या नहीं। मोदी फैक्टर काम करता है तो मोदी की सरकार के बने रहने की संभावना, उम्मीद बनी रहती है और मोदी फैक्टर में अगर ह्रास होता है, उसमें कमी आती है, तो सरकार के खिलाफ जो ताकतें हैं वो मजबूत होती हैं, विपक्ष मजबूत होता है। इसलिए मैंने कहा कि लड़ाई मोदी बनाम मोदी की है। जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये काशी का वीडियो, ये तस्वीर है। काशी में 2.5 घंटे तक नरेंद्र मोदी 6 किलोमीटर तक अपना रोड शो लगातार इसी तरीके से पूरा करते रहे और दोनों तरफ लोग उनका अभिवादन करते रहे और वो लोगों का अभिवादन करते रहे। पर्चा भरना है 14 तारीख को। पर्चा भरने से पहले अपनी काशी के लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने देश को एक संदेश दिया या अपनी काशी को प्रणाम किया। दोनों बातें आप कह सकते हैं कि यह
जहाँ से भी लोकतंत्र में आप लड़ने के लिए जाते हैं, जनादेश लेने के लिए जाते हैं, वहाँ जब कभी भी आप कुछ करते हैं तो जनमत जनसमर्थन आपके साथ खड़ा होता है। और उसका सबूत ये है कि आज से पहले 43 बार नरेंद्र बनारस जा चुके हैं और बीजेपी के उम्मीदवार बनने के बाद ये चौथी या पांचवी यात्रा उनकी बनारस या काशी की है। इसलिए काशी के साथ उनका लगाव, जुड़ाव, आना जाना ये यूं है जिसको वो कहते हैं कि ना तो मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं आया हूं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। अब वो कहते हैं कि मुझे समूची काशी ने बुलाया है। ये एक ऐसा संबंध है जो मोदी ने परिभाषित किया है और संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार के संबंध को, इस तरह के संबंध को जो वहाँ की बेहतरी, विकास और लोगों के भीतर एक हौसला बढ़ता चला जाता है, आदर्श स्थापित करता है। लोकतंत्र में ऐसे आदर्श समाज, देश और जन यानी कि जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होते हैं। तो ये तस्वीरें जो सामने से आ रही हैं, इन तस्वीरों को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। यह मोदी मैजिक का सबूत दे रही हैं, उनकी गवाहियां हैं। देश की चुनावी राजनीति में ये सामान्य घटना नहीं है। एक सांसद तीसरी बार उसी लोकसभा क्षेत्र से मैदान में हो, वहां का लोकल नहीं है, गुजरात जैसे प्रदेश से आया हुआ है। ये ठीक है कि वह प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको लेकर के लोगों की ऐसी दीवानगी यह साबित करती है कि नरेंद्र मोदी ने बनारस और बनारस के लोगों के साथ नाल नाभि का संबंध स्थापित किया है। और आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं और बनारस में भी मेरे सहयोगी होंगे। तो अभी सुधांशु मित्तल जो बीजेपी के नेता हैं, ये मामला चुनावी है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरा काशी के साथ संबंध जज्बाती है, भावनात्मक संबंध है, लेकिन यह संबंध जिस आशय के साथ है या इसका जो प्रतिफल है वो जनमत है। और जनमत अपने पक्ष में है या नहीं है, यही साबित करने की कोशिश चुनाव में हर पार्टियां करती हैं। नरेंद्र मोदी अपनी ज़मीन, अपनी काशी से यही कर रहे हैं। और पर्चा भरने के पहले यह रोड शो जो जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता हैं, दीपक झा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज़ के। आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ये तस्वीरें जो आप अभी देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जो काशी विश्वनाथ मंदिर में हैं, अभिषेक कर रहे हैं और वहाँ पुजारी उनका चंदन लेप कर रहे हैं ललाट पर। यह नरेंद्र मोदी की तस्वीरें होती हैं। इन तस्वीरों के जरिए नरेंद्र मोदी का एक अलग इमेज उनकी तैयार होती है, जिस इमेज को लेकर के बार बार सवाल होता है कि प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर घूमते रहते हैं, अनुष्ठान पूजा पाठ करते रहते हैं। लेकिन जो बीजेपी और बीजेपी के समर्थन में आवाज़ें उठती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ये उनका निजी जीवन है, ये हिंदुत्व है और सही मायने में जो समूचा भारत है हिंदू परंपरा में ही रचा बसा है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। सुधांशु मित्तल जी, ये तस्वीर जो है, ये बार बार काशी जब जाते हैं नरेंद्र मोदी तो देखने को मिलती है, लेकिन इस तस्वीर के मायने चुनावी लिहाज से भी निकाले जाते हैं। राणा जी, आप तो नरेंद्र भाई का आपने सारा जीवन बड़े नजदीकी से देखा है। उनमें जो धार्मिक आस्थाएं हैं और जो आध्यात्मिक उनका चिंतन और अनुभव है, उसके बारे में तो जग जाहिर है। उनके व्यक्तित्व में आज जो सबसे ज्यादा ताकत है, उसके तो आपको तो सारा पता है। मतलब आपने तो उनका सारा जीवन देखा है और उनके जीवन का उनका जो आधार है वही उनकी आध्यात्मिकता रही है। उनके अंदर जो ताकत आती है, जो आत्मसाध है उनका, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है वो उनकी आध्यात्मिकता है। इसीलिए उनमें समर्पण है। वो निमित्त मानते हैं। अगर उनमें किसी के प्रति लाग लपाग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, वो सिर्फ अगर एक ही चीज उनके लिए प्रेरित करती है, वो देश करता है, तो उसके पीछे उनकी आध्यात्मिकता है। बाकी सब चीजों को वो निमित्त मानते हैं। उनको लगता है कि ईश्वर ने उनको एक कार्य दिया है, एक जिम्मा दिया है और उस कार्य को करने के लिए वो ईश्वरीय आदेश का पालन कर रहे हैं।
और उसके निमित्त वो सारी चीजें करते हैं। तो आपने खुद ने बताया कि 45 बार वो खुद बनारस गए, काशी गए। काशी में जब जाते हैं वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, गंगा माँ ये पे इस जाते हैं। बात से मैं तो सहमत हूं कि ये जो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होता है वो समाज में बेहतर कर पाता है, अपनी अपने दायित्वों का निर्वहन वो बहुत ठीक से कर पाता है। दीपक झा, जी, नरेंद्र मोदी मेरा सवाल है कि एक प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र को जाता है या संसदीय क्षेत्र की स्थिति जब आप देखते हैं, पिछले 10 वर्षों में उन्होंने वहाँ का कायाकल्प किया है। अपने संसदीय क्षेत्र से उन्होंने अपना एक लगाव जुड़ाव बनाया है और उसका सबूत बार बार जब भी रोड शो करते हैं तो जन सैलाब जो उमड़ता है ये उसको देता है। नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम सांसदों और जो पहले प्रधानमंत्री रहे उनके सामने इस तरीके से एक मिसाल तो गढ़ी है। देखिए राणा जी, नमस्कार आपको और आपके इंडिया टीवी के, इंडिया न्यूज के दर्शकों को। बात है कि आज हम बात किसकी कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की। कौन से नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि मैं 30 साल भिक्षा मांगा, 35 साल भिक्षा मांगा, 40 साल भिक्षा मांग के खा रहा था? तो कौन से नरेंद्र मोदी की जो अपने जवानी के टाइम पे अमेरिका में घूम रहे थे, पेरिस में घूम रहे थे? आपने देखा होगा, कई सारी फोटोज भी देखे होंगे। तो एक नरेंद्र मोदी का वो भी चेहरा पूरे देश ने देखा है। तो इसमें एक शायरी याद आ गई है मेरे को। फैला चुके हैं फिरका परस्ती का जहर वो, फैला चुके हैं फिरका परस्ती का जहर वो, आए हैं सामने जो इंतिखाब की। तो आज आलम ये है, आज देश की हालात ऐसे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इतने विवश और इतने मजबूत क्यों लग रहे हैं? मंदिर मंदिर इनको जाने का सिर्फ चुनावी माहौल में क्यों जरूरत हो? प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि जनता के मुद्दों को जनता के लिए, जनता के साथ उठाया जाए, जनता के मन की बात सुना जाए। मोदी जी पर पिक्चर खिंचवाने के लिए मंदिर जाते हैं, मोदी जी गंगा आरती के लिए जाते हैं। गंगा ने उन संतानों को भी बुलाया था जब आपने देखा था 2020-2021 में जब कोरोना काल आया था, किस तरीके से गंगा किनारे रास्ते उभर रही थी, निकल रही थी, मिट्टी में दबाई जा रही थी। पूरे देश ने देखा था। बहुत दुखद, बहुत व्यथा का वक्त था। उस वक्त गंगा का पुत्र कहाँ था? मेरा सवाल जो था ना, आप वहां से भाग रहे हैं, इसको पलायनवाद कहते हैं। मैं सुधांशु जी, आप सुधांशु जी, राणा जी 10 सेकंड। राणा जी देखिए, 10 सेकंड बात यह है कि अब आप मैंने आपके सामने एक सवाल रखा कि एक प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के साथ जो संबंध गढ़ता है वह यहाँ के भारतीय लोकतंत्र के लिए एक आदर्श स्थिति है, जहाँ 5-5 साल तक सांसद दिखता नहीं है। सांसद आप वहां जाकर के विकास के नाम पर कुछ करता नहीं है, लोग ऊब जाते हैं, सांसद तो गालियां देते रहते हैं। हम तो जमीन से आए हैं ना, गांव देहात से आए हुए लोग हैं, तो हम तो जानते हैं कि सांसद विधायक के साथ लोगों का संबंध क्या होता है। नरेंद्र मोदी ने अपने और मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने बतौर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का जो विकास किया है, वहां के लोगों के साथ जो जुड़ाव महसूस कराया है, यह अपने आप में एक उदाहरण है भारतीय लोकतंत्र के लिए। मेरा सवाल ये था, आप यहां से भाग रहे थे क्योंकि फिर मैं सवाल करता कि फिर नेहरू जी भी थे, इंदिरा जी भी थी, राजीव जी भी थे, तो आप पलायन कर रहे हैं। मैं रोकता हूं आपको। सुधांशु मित्तल जी, 1 मिनट जाइए। एक दीपक जी ने एक बड़ा अच्छा शेर सुनाया, तो मुझे लगता है एक शेर इनके लिए भी बतला दूं मैं। बहसे फजूल थी ये खुला हाल देर में, अफसोस उम्र कट गई इन लफ्फाजों के फेर में। आप क्या पूछ रहे हो, क्या बोल रहे, हम क्या चर्चा कर रहे हैं? हम एक सांसद की भूमिका में एक व्यक्ति अपने संसदीय क्षेत्र में कैसे संबंध बना रहा है, वो उसकी बात कर रहे हैं। वो किस चीज को लेके अमेरिका क्या क्या बात कर रहे हैं। दीपक जी, जब भी नरेंद्र भाई के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं ना, उनकी आध्यात्मिकता के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, खुल के मैं आपको चुनौती देता हूँ। जब कहेंगे किसी भी मंच पे करने को तैयार हूं मैं। लेकिन मेरे को लगता है आज जो यशवंत जी कह रहे हैं, आज उस पर रखते हैं ना, उस पर चर्चा करते हैं कि एक सांसद का अपने क्षेत्र में जो लगाव है उसके बारे में क्या टिप्पणी होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि उनके लिए उनका क्षेत्र जो है श्रद्धेय है, आता हूं, आराध्य है। नावेद जवाब दे दूं। बनारस, काशी, प्रधानमंत्री, ये रोड शो, और रोड शो चूंकि सिर्फ काशी का नहीं है, वो लगातार रोड शो करते रहे। मेरा आशय सिर्फ इससे है
कि जब आप अपने संसदीय क्षेत्र में जा कर के अपनी ज़मीन, अपनी ताकत दिखाते हैं तो आपका भरोसा उन इलाकों में भी बढ़ता है जिन इलाकों से होकर के आप आए हैं या जिन इलाकों में आप वोट मांगने के लिए अपनी पार्टी की खातिर जाएंगे। यशवंत जी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मौका दिया आपने। देखिए यशवंत जी, ऐसा है कि अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। दो तरीके का स्वागत होता है। एक होता है वेलकम जब इंसान आता है, और एक होता है फेयरवेल जिसे कहते हैं। तो ये जो स्वागत, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये फेयरवेल पार्टी है, क्योंकि अब जो सत्ता जो है वो जाती हुई दिख रही है, सत्ता जाती हुई दिख रही है, इसलिए इसको हम फेयरवेल पार्टी की नजर से देखते हैं। और जो बात अभी आध्यात्मिक रूप की गई, यशवंत भाई, आध्यात्मिक रूप की चीज होती है कि अगर भगवान ने दुनिया रची है तो हम उनके हर इंसान, हर जितने भी जो भी उनकी रचना है, सारी चीजों का हम सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। हम डिफरेंसेस ना पैदा करें, हम बीच में दीवारें ना खड़ी करें, हम नफरत की बात ना करें, हम सबको लेकर एक साथ चलें। सबका साथ सबका विकास जो कहा था वो बिल्कुल गलत कहा। आज एक बयान मनमोहन सिंह जी कल जो लेकर के आए हैं, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से निकालकर उसको लगातार घुमा रहे हैं और हर रैलियों में बोल रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां तक जा सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने लोगों से कहा आपका गोल्ड चला जाएगा, मंगलसूत्र तक बात पहुंच गई, बताइए घुसपैठिया बता दिया एक को। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि घुसपैठिए जो यहाँ पे 21-22 करोड़ लोग हैं, वो घुसपैठिए कैसे हो सकते हैं? भाई, हमारे हाथ में आप देख रहे हैं ये एक पासपोर्ट है इंडिया का, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बताएं, ये बहुत मेहनत से बनता है, और इसके लिए जो बनता है तो इसके लिए बहुत रिपोर्ट होती है, इंटेलिजेंस होती है, LIU होती है, सारी चीजें होती हैं। SP लेवल का आदमी इसकी जांच करता है, क्या कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, आपके बाकी लोग उनसे कहाँ के थे, ये सारी चीज। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मुझे बात खत्म करने दें। तो अब आपके हाथ में जब ये है तो आप जाहिर है भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक को इस तरह घुसपैठिया कह देना ये गलत बात। ये इसका मुखौल जो है वो बनाया विदेशी मीडिया ने भी, कि जो वहां लोग रहते हैं, आप उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड भी आपने बना दिया, पासपोर्ट भी आप बना रहे हैं, आप शस्त्रों के लाइसेंस भी लोगों को दे रहे हैं, उसके बाद आप ये कहते हैं। नहीं, मैं कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूँ। होता ये है कि जब कभी पत्रकार कहता है तो कहा यह जाता है कि ये फलां खांचे में आ गया है, इस सांचे में आ गया है, और मैं बार बार खुद को उससे बचाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि फेयरवेल हो सकता है, वो गालिब कहते हैं ना कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो यशवंत भाई, ये आज वहां की जो आवाम है, एक मिनट, जो चीजें दिखती है ना नावेद भाई, जो दिखती हैं उनको, हाँ, उनसे परे जाना, ये असलियत को ठुकराना होता है। मैं आता हूँ आपके पास। नहीं, आपने गालिब का शेर सुना दिया, एक मोमिन का शेर सुन लीजिए जो देश की जनता कह रही है कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, यानी वही वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ये जो सिलसिला है ना यादों का, मैं आलोक जी के पास आलोक जी के जोड़ना चाहता हूँ। ये जो याद हो कि न याद हो, तो कई चीजों को याद करने की जरूरत पड़ जाती है फिर तो। आलोक जी, देखिए राणा जी, मैं वैसे भी कहता रहा हूँ, पत्रकार यदि राजनीतिज्ञों के साथ के पैनल में रहे तो लगता है कि हम पार्टी हैं। मैं इसलिए आमतौर पर ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेता हूँ, पहले भी आपको कह चुका हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं पत्रकार के रूप में जो कहूँ उसको पार्टी के रूप में न माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक अजीब है कि हम किस पार्टी के, जैसे अभी आपने कहा, हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। जितना मनमोहन सिंह जी गुरुद्वारे जाते थे तो हमने कभी नहीं कहा कि क्यों जा रहे हैं। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और बहुत मैं उनकी इज्जत करता हूँ। नरसिंह राव जी तिरुपति जाते थे तो शायद सुधांशु जी भी उनको नमस्कार ही करते हुए तिरुपति का प्रसाद आया है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वो दो पहलू हैं। नरसिंह राव के खिलाफ मैंने बहुत लिखा, नरसिंह राव से बहुत सम्मान मिला, मनमोहन सिंह के समय पद्मश्री मिला, तब भी उसके बालोचना आज भी मैं करता हूँ। 2G हो रहा था और वो गुरुद्वारे में बैठे होते थे। उस समय तो उन्होंने कोई कोयला घोटाले पर, जिसपे उनके फाइल पे उनके नाम है, उनका जो राज्य मंत्री है उसने मुझे सारे कागज दिखाए। तो इसलिए ये छोड़िए कि क्या है आज की बात कर, जो आपने कही, वाराणसी में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, कुछ नहीं थे, तब भी वहां महीनों रहे, उनकी गली गलियों में घूमे, जो उनकी पृष्ठभूमि को जानता हो। नानाजी देशमुख के परिवार के एक सदस्य थे और वो वहां जाकर के रहे हैं।
केदारनाथ जाके वो 15-15 दिन घूमते थे। ये जानकारी जिन पत्रकारों को है उनको है, क्योंकि मैं 75 से फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि जो मनमोहन सिंह कैसे घुसे वो भी मुझे मालूम है, और वो कैसे आए राजीव गांधी के समय से। इसलिए मेरा ये कहना है कि देखिए ये सब बहस नहीं, आज का मुद्दा ये है कि चुनाव में कल पटना में, वाराणसी छोड़िए जो चुनाव क्षेत्र है, पटना में कितने बार रविशंकर प्रसाद सफल है या नहीं है मैं उस पर नहीं जाता, उनको तो मंत्रिमंडल से हटाया भी गया, लेकिन मोदी जी के लिए कल जो भीड़ दिखी है राणा जी और आज वाराणसी में दिखी है, इस बात का प्रमाण है कि जनता पे चाहूंगा कि वो दोनों तस्वीरें दिखाई जाएं, पटना की भी और काशी की भी। हाँ जी आलोक जी, मैं पूरी बात कर देगा। मेरा कहना है कि उस इलाके में प्रदूषण पर मैंने इतना खिलाफ लिखा है, राजनाथ जी भी मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, तब भी नहीं हुआ। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, जबकि वो बहुत काबिल आदमी, उन्होंने उस इलाके उसी गांव के रहने वाले हैं। प्रदूषण वहां पर गंगा में प्रदूषण पर जो काम हुआ, उमा भारती जो नहीं कर पाई, वो पिछले 10 साल में हुआ है। इसलिए यदि कोई काम हुआ, यदि मिर्जापुर का या बनारस की साड़ियां कहीं दुनिया में जाने लगी है, ये डेवलपमेंट मैं तो मानता हूं। हमारे मित्र नहीं मानते हो, समझ में आता है। मुलायम सिंह जी मोदी जी की तारीफ ऐसे नहीं करते थे, मुलायम सिंह जी को जमीनी अंदाज था, इसलिए ये क्षेत्र ऐसा है। मेरा कहना, आपने जो मैजिक शब्द रखा, मैं इसलिए संक्षेप में यही कहूंगा, यदि विकास नहीं करेंगे तो लोग हटा देंगे। ये बिल्कुल सही है। ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये पटना की हैं। पटना का रोड शो जिसका जिक्र आलोक जी कर रहे थे, और पटना में जिस तरीके से लोग उमड़ करके आए और जो सैलाब आपको काशी में दिखा है, नरेंद्र मोदी का रोड शो चाहे तिरुवनंतपुरम में हो या फिर पाटलिपुत्र में हो या बनारस में हो, लोग बड़ी तादाद में उमड़ करके आ रहे हैं। और कभी कभार यह है कि रैलियों रोड शो में जो भीड़ आती है वो जनमत में नहीं तब्दील होती है, बदलती नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ यह बात नहीं है। जो रिकॉर्ड है, जो डाटा है, वो कहता है कि नरेंद्र मोदी जहां जहां से गुजरते हैं वहां वहां बीजेपी की स्थिति मजबूत हो जाती है, वहां से सीटें निकल जाती हैं। इसलिए दीपक, मेरा सवाल ये है कि इसके पहले कुछ तो नरेंद्र मोदी ने किया है, कुछ तो ऐसा है कि लोगों का एक जुड़ाव है, एक ताकत, एक फैक्टर नरेंद्र मोदी हैं। और इस बार का चुनाव अगर नरेंद्र मोदी बनाम नरेंद्र मोदी है, कोई दूसरा नैरेटिव नहीं है, या तो नरेंद्र मोदी सत्ता में रहेंगे या नरेंद्र मोदी सत्ता से जाएंगे, इस बार कुछ और नहीं है। तो कहीं ना कहीं आदमी भारतीय राजनीति के केंद्र में सिर्फ अकेला खड़ा तो है। देखिए राणा जी, आज आपने बताया कि नरेंद्र मोदी के एक सांसद के तौर पे बात हो रही है, उनकी पर्सनालिटी पे डिबेट कर रहे हैं। जरा मैं इस पे आऊंगा, इससे पहले बताऊंगा कि सुधांशु मित्तल जी बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं, भाजपा के वन ऑफ द बेस्ट प्रवक्ता हैं। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। बहुत आदर के साथ ये कहना चाहूंगा कि आज मोदी जी के लिए बचाना इनको, सुधांशु मित्तल जी को बहुत मुश्किल हो रहा है। एक रामायण की चौपाई से मैं आपको इसका बताऊंगा कि किस तरीके से शेरो शायरी बहुत हो गई। जानी न जाए निशाचर माया, काल नेम के कारण आया। तो सुग्रीव जी जब कहते कि हे हनुमान जी, आपको राक्षसों की माया पता नहीं चलती, किस कारण, किस रूप में, कैसे और कब आ जाए। तो मोदी जी जब बांग्लादेश जाते तो कहते मैं बांग्लादेश को भी आजाद कराने में मेरा सहयोग था। मोदी जी जब पंजाब जाते तो कहते यहाँ के आतंकवाद खत्म करने में मेरा सहयोग था। मोदी जी जब पाकिस्तान जाते हैं तो कहते हैं मेरा पाकिस्तान के साथ बड़ा लगाव था, यहाँ की बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मोदी जी का जो चरित्र है ना, भाजपा देश को कमजोर करता है। अभी आपने देखा कि एक रिपोर्ट आई है कल, जिसमें कहा गया कि भारत का चाइना के साथ सबसे ज्यादा व्यापारिक रिश्ते हुए हैं, $100 अरब को क्रॉस कर चुके हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? नरेंद्र मोदी जी ने देश को कंफ्यूज कर दिया है। बात है कि एक तरफ आप चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, चाइना को गाली देते हैं, चाइना के साथ दुश्मनी की बात करते हैं, दूसरे तरफ आप गलबैया करते हैं। दीपक, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा। बेसिकली ये डाइवर्जन है, मैं चाहता नहीं हूं कि आज जो है मैं कहीं और जाऊं। मैं सिर्फ मैंने एक लकीर खींची है बहस की कि इस लाइन पे बहस हो जाए। जानने को कहीं भी जा सकती है, वो नेहरू तक जा सकती है, वो इंदिरा तक जा सकती है, राजीव जी जा सकती है, वो वाजपेयी। बहस जब बहक जाती है तो फिर किसी मकाम तक पहुंचती नहीं है। लेकिन मैं आपको एक मिनट के लिए बनारस लेके चलना चाहता हूँ। निकिता सरीन मेरी सहयोगी है, आज दिन भर, दीपक बस एक मिनट दर्शकों को दिखा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ। निकिता चूंकि पिछले 3 दिनों से बनारस में हैं और आज पूरे रोड शो के दौरान उस रास्ते किनारे किनारे चलती रही जहाँ प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा था, आपने निकिता क्या महसूस किया बनारस में पिछले 3 दिनों में, खास करके आज रोड शो के दौरान?
सर यहाँ पर नोटिस करने के लिए बहुत कुछ मिला, क्योंकि लगातार जो टीम है हमारी वो 3 से 4 दिन बनारस में है और सच में जो लोग यहाँ के हैं वो वाकई जो विकास की बात करते हैं वो सच में दिखा। चाहे वो रोड्स की बात हो, चाहे वो चौड़ीकरण को लेकर के बातें हो, यूनिवर्सिटीज़ की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, रोपवे एक नई सौगात मिल रही है। और जिस तरीके से आज लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार करते नजर आए। आलम ये था सर कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग आए थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, जब लेकिन उनको लास्ट मोमेंट पे ये पता चला कि यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय लोग, उन्होंने ये बताया और पोस्टर्स और बैनर्स देखे वाकई की प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो यहाँ तक का आलम था कि उन्होंने जो अपनी टिकट्स है उसको आगे एक्सटेंड करा लिया, क्योंकि उनको इंतजार था प्रधानमंत्री की एक झलक पाने का। तो बिल्कुल विकास की बात यहाँ पर लोग लगातार कर रहे हैं और ऐसे में सच में विकास हुआ है, दिखता है। चाहे वो काशी कॉरिडोर को लेकर के हो, चाहे वो घाटों को लेकर के हो, 80 से 84 हो गए, नमो घाट कई ऐसे 4 जो घाट थे वो बन गए। सफाई की बात हो, स्वच्छता अभियान की बात हो, रोजगार की बात हो, सुरक्षा की बात हो, सेफ्टी की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, यहाँ पर साफ तौर पर विकास दिखा। और आज प्रधानमंत्री के साथ आसपास की जितनी बेल्ट है वहाँ के लोगों की जो मौजूदगी थी वो ये दर्शा रही है कि एक ऐतिहासिक जो महामना से लेके महादेव तक की जो ये यात्रा थी, पूरा जो बनारस है, पूरी काशी है, क्योंकि बनारस में ही रस है, और ये आज पूरा भगवामय था। और महादेव के जो नारे जयकारे वो लगते जा रहे थे, ढोल डमरू नगारे हर तरफ दिख रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकती थी। आज मिनी इंडिया बनारस दिखता जरूर नजर आया। तो ये आलम था आज बनारस का, बनारस की गलियों का। उनका काफिला यहीं से शुरू हुआ था जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ठीक हमारे पीछे है, महामना की मूर्ति है, यहीं से उनका आगाज हुआ था। और ये काशी जो डोर है उस पे इसको खत्म होना था और 11 पॉइंट्स थे रास्ते में। निकिता जो कुछ कह रही हैं, ये काशी वो है जिसके बारे में कहा जाता है कि आस्था की नगरी है, आध्यात्म की नगरी है, भक्ति की है, सृष्टि की है, यह विरक्ति की है, आसक्ति की है, तुलसी की है, कबीर की है। लेकिन आज की तारीख में ये नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। नावेद, एक सवाल है अभी जो हमारी सहयोगी कह रही है बनारस से कि एक शहर जिसका पूरा कायाकल्प हो गया, मैनपुरी से मुलायम सिंह जी लड़ते रहे, जीतते रहे, आज की तारीख में वहाँ से अखिलेश जी की पत्नी हैं। कन्नौज जहाँ से अखिलेश जी जीतते रहे, डिम्पल जी भी जीतती रही हैं। कभी ये आया कि हम बनारस कर दें मैनपुरी को, कन्नौज को? देखिए ऐसा है, आप कन्नौज और मैनपुरी की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। एक शख्स को जो उत्तर प्रदेश मिला एक बार 2012 में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए जो मेट्रो चली, जो उसके बाद जो चाहे गोमती की सफाई, गोमती की बात हम करें, वो वहां पे गंगा की बात कर रहे हैं, हम गोमती की बात अगर करें, गोमती रिवर फ्रंट इतना शानदार किसने बता दिया? उसके ऊपर जबरदस्त रिपोर्ट कहां से की आई? अमेरिका के अखबारों ने लिखा उसके ऊपर कि यहाँ पे जो इंडिया में डेवलपमेंट यूपी में हुआ वो सारी चीजें निकल के आई। और उसके बाद आप इतना शानदार जो आईपीएल आप देख रहे हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स जो खेल रही है, और जो यहाँ पे शानदार स्टेडियम, ऐसा स्टेडियम कभी था? ऐसा स्टेडियम किसी ने कभी नहीं सोचा होगा बनवाने। वो शानदार स्टेडियम देखिए। आगरा एक्सप्रेसवे जिसके ऊपर हमने मिग उतार दिया, सुखोई उतार दिया, ये सारी चीजें ये सबसे पहले किसने उतार दिया? कि एक शख्स के विजनरी शख्सियत थे, वो आपस में लेकर ये नहीं बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो कहीं जाकर के उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ के ये धर्म ऐसा है, ये धर्म ऐसा है, या एक्सप्रेसवे के ऊपर कोई यादव लेन नहीं बनाई उन्होंने कि यहाँ पे सिर्फ यादव चलेंगे और इस लेन पे मुसलमान चलेंगे और इस लेन पे ब्राह्मण चलेंगे, ऐसा नहीं बनाया उन्होंने। सब चलते हैं उसके ऊपर। पूरा उत्तर प्रदेश का विकास देखिए। और जो रिपोर्ट्स जो नावेद, मेरा एक बड़ा छोटा सवाल था, कोई सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी नहीं रह सकती है। नहीं, अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं तो फिर आप लोग को लोग क्यों ले आएंगे? मैंने सिर्फ ये कहा कि आपका जुड़ाव लगाव जिन लोगों के साथ होता है, जिनका जनमत लेकर के आप विधायक या सांसद बनते हैं, उनके प्रति भी आपका फर्ज होता है। वहाँ के हालात अगर बेहतर नहीं होते हैं तो फिर सवाल उठता है। नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ स्थितियाँ बदली हैं, मैंने सिर्फ यही कहा, क्योंकि मैं तो यूपी में रह रहा हूँ ना, तो मुझे अगर कुछ किया होता, यशवंत जी अगर कुछ किया होता, आप हमारे पत्रकार है, करोड़ों
करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ किया होता तो वो उनको रैली में ये हिंदू मुस्लिम मनमोहन सिंह जी की बात और ये सारी चीज, कोई सोना ले जाएगा, मंगलसूत्र, ये बात करने की जरूरत नहीं। हो तो बनारस को क्योटो बना रहे थे, बन गया क्योटो, बुलेट ट्रेन आ गई। जी आप कुछ कह रहे हैं? आप अपनी लोकल ट्रेन तो संभाल नहीं पाते, डिरेल हो जाती है, मैं बोल दूं ऊपर चली जाती है। सुधांशु मित्तल की क्या बताएंगे? स्टेशन के ऊपर ट्रेन मैं अपनी बात कर लूं, चलाने की बात कर रहे हैं। उनको मौका दीजिए, उनको मौका दीजिए आप प्लीज। आप बताइए, बुलेट ट्रेन चली, आप मणिपुर आप गारंटी पे गारंटी बांट रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री। अब तो मैं उनको कहने तो वंदे दीजिए। भारत चलिए, मुफ्त की गारंटी। आप एक बात सुनिए, आप गारंटी बांट रहे हैं। नावेद एक मिनट उनको कहने दीजिए। ये तो ठीक, एक मिनट, ये तो ठीक नहीं बात खत्म कर लेने दे। अगर ईश्वर जी बहुत देर हो गई, मैं इतनी देर आ गया सुधांशु जी आ गया। नावेद एक मिनट, को अगर गारंटी देनी थी तो नहीं, बहस की अपनी एक सलाहियत तो होनी ही चाहिए ना। मैं शोर शराबे में बहस करता नहीं हूं, मेरी में दिलचस्पी रहती भी नहीं है इस तरह की बहस में। आपने अपनी बात रखी है सुधांशु। अब 2-3 बात। नावेद भाई ने एक बड़ा अच्छा शेर सुनाया, तो नावेद भाई एक शेर आपको भी सुना देता हूँ, गाली भी का है। उन्होंने कहा, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गाली भी है ख्याल अच्छा है। अब आपने फेयरवेल पार्टी की बात करी, फेयरवेल की करी, तो मुझे उस पे आपका एक शेर ध्यान आ गया। एक बात आपने बड़ी अच्छी बात करी, गारंटी की बात करी, तो एक तरफ तो विश्वसनीयता का सवाल है, तो क्या है, एक तरफ नरेंद्र मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ क्या हुआ, एक पहले राहुल गांधी जी की गारंटी चालू हुई, फिर वो गारंटी जब फेल हो गई तो फिर सोनिया जी की गारंटी चालू हुई। जब वो भी नहीं चली तो मैं कल से देख रहा हूँ। देखिए मैं बीच में नहीं बोलता नावेद भाई, आप बड़े सभ्य आदमी। एक बात और, आप बहुत सभ्य, नावेद आप बहुत उनकी बात पूरी हो जाती है, आपके पास मैं फिर लौट के आता हूँ, समय है अभी। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके अब देखिए नावेद भाई, आप सभ्य आदमी है, हमें तू मैं नहीं करनी चाहिए। तो तीसरी बार जब कुछ नहीं चला तो अब किसकी गारंटी आई है? अभी अरविंद केजरीवाल की गारंटी आई है, जिस व्यक्ति की 20 सीटों पे पूरा चुनाव लड़ रही है। अब कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को कुछ नहीं मिला तो वो अरविंद केजरीवाल की गारंटी लेके आए। अरे गारंटी के पीछे विश्वसनीयता होती है। आपने अभी देखा, आज अगर काशी का कायाकल्प हुआ है तो एक विश्वसनीयता है उसके पीछे, एक समर्पण है उसके पीछे। और देखिए नावेद भाई, आप बहुत देखिए पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं बाकियों की तरह तो आपको नहीं मानता, मुझे नहीं लगता आप इस तरह का डिबेट करते होंगे। कृपा करके मुझे मेरी बात करने दें। तो आज सिर्फ ये एक प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है कि जो काशी में हुआ वही देश का स्वरूप है। आज देश के विकास के पीछे आज देश कहां से कहां आ गया। 10 साल पहले का देश और आज का देश, दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? सिर्फ इसलिए है कि एक विश्वसनीयता के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत कशी के साथ देश के प्रति समर्पण करके एक देश का विकास करा गया है। अगर कोई कहे कि देश में सड़कें नहीं बनी, तो भैया चश्मे में फर्क होगा। आज जितने हाईवेज दिख रहे हैं, जितनी कनेक्टिविटी दिख रही है, आज जो सारी देश की हाँ, मैं दीपक, मेरा सवाल वही है, मैं चाहता हूं कि जो मूड पॉइंट है उससे मैं डाइवर्ट ना हूं। नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में जो उदाहरण रखा है, जिस तरीके से बदलाव वहां हुए, वहां बेहतरी आई, विकास हुआ, लोग खुश दिखते हैं, इस तरह की बेहतरी, विकास या कोशिश रायबरेली या अमेठी में नहीं हुई। वो जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है जिसकी बात कह रहे हैं सुधांशु जी, कि आप एक डेफिसिट आता है, वो ट्रस्ट डेफिसिट है, और वही कारण था कि वहां से राहुल गांधी को हारना पड़ा। दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज लंबे समय से गांधी परिवार के पास थी, लेकिन वहां की तस्वीर बेहतर करके देश के सामने मिसाल के तौर पर रखने की कोशिश नहीं की गई। देखिए राणा जी, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगाऊंगा कि आप सिर्फ सवाल नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में कर रहे हैं और सवाल विपक्ष से कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसमें आपकी पत्रकारिता धर्म पे कोई भी उंगली उठे। मैं बिल्कुल, मेरा सवाल वाजिब है। मैं दीपक, चूंकि मैं बनारस बीएचयू का पढ़ा हूं, मैंने वह भी बनारस देखा है और मैं आज का भी बनारस देखता हूं, तो जो आंखों से दिखता है उसको आप इनकार कर देते हैं, तो फिर मतलब मेरी बुद्धि मारी गई है फिर तो।
नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि आपकी पत्रकारिता की गारंटी मैं नहीं ले सकता एक प्रवक्ता के नाते। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी है ना, तो बिल्कुल बलात्कारी और भ्रष्टाचारियों को सुरक्षित रहने की पूरी गारंटी है और उनको कवच, सुरक्षा कवच नरेंद्र मोदी जी देते हैं। देखिए ना, ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के ही हैं, बलात्कारी हैं, इनके ऊपर आरोप पत्र तय हो गया है। तो ये संरक्षण किसका है? ये वट वृक्ष जो मोदी जी हैं, इन्हीं का संरक्षण है ना। प्रज्वल रेवन्ना है तो एक तरफ महिलाओं का इतने वीडियो कांड किए और दीपक, फिर हम बहस में भटक रहे हैं। अगर नहीं, भटकना नहीं कहते, ये भटकाव है। जब आप किसी बात पे, किसी आप मुद्दे पे किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको भटकना नहीं कहते। फिर तो मैं अयोध्या नहीं, फिर तो नावेद, फिर अयोध्या 1990 के अयोध्या का मामला आएगा, फिर मुलायम सिंह जी के बयान का मामला आएगा, फिर राणा जी कई चीजें आएंगी ना। फिर तो 2000 मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। फिर सुधांशु के पास एक लंबी फहरिस्त आपके खिलाफ आएगी, आपके पास उनके खिलाफ आएगी। मैं चाहता हूँ एक जिम्मेदारी। राणा जी जो आप सुने, क्या है दीपक, सुनिए, एक आदमी की तारीफ करना अच्छी डिबेट नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कि एक आदर्श स्थिति मुझे दिख रही है। नावेद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनके हक में जाके बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो है। वो मजबूरी है आपकी जो आपको दिख रही है। राणा जी, मैं आलोक जी जवाब देने को तैयार नहीं है। आलोक जी, मैं बरेली का विकास इस बहस को हम कहीं भी ले जा सकते हैं और फिर ये बहस कहीं जाके खत्म नहीं होगी। लेकिन इस देश में एक सांसद को, मैं प्रधानमंत्री नहीं कह रहा हूँ, एक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र के साथ जो लगाव जुड़ाव महसूस कराना चाहिए और उसको खुद महसूस करना चाहिए। वहाँ विकास, बेहतरी, लोगों की जिंदगी में सुधार के लिए जो गुंजाइश है उसको पैदा करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने बनारस में ऐसा किया है। यही तो मैं कह रहा हूँ आपके सामने। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास भी वैसे मौके थे, आपने नहीं किया। आलोक जी, राणा जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना। दीपक 1 मिनट, आलोक जी को 2 मिनट दीजिए। राणा जी, मैं तो कहूंगा कि मैं आपको इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। संजय गांधी, मैंने शायद आपको तो भेजा भी था राणा जी 2 दिन पहले, संजय गांधी ने अमेठी में 76 में चुनाव, वो उस समय नहीं लड़े थे, वो जो श्रमदान शिविर हुआ, मैं गया हूँ, मेरे पास आज भी वो 4 पेज का लेख रखा हुआ है। उसके जरिए अमेठी में सफलता मिली। 77 में हारे, चूंकि इमरजेंसी के बाद तो सभी लोग हार गए थे, इंदिरा जी हार गई थी, इसलिए, लेकिन 80 में फिर से आए। आपने जो सवाल किया ना, राजीव गांधी, संजय गांधी काफी हद तक कुछ काम करने की वजह से उस इलाके में हुआ। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, मैं दीपक जी से कहूंगा, नहीं हो तो राणा जी आपको भेज देंगे, मेरे पास आपका नंबर नहीं है। अमेठी के श्रमदान से यूथ कांग्रेस के 250 लोगों ने काम किया था। जैसे आरएसएस के लोग यदि जाके सेवा कार्य कहीं करते हैं, या बीजेपी के श्रमदान शिविर करते हैं, या समाजवादी पार्टी के इटावा में, मैनपुरी में जो काम किया मुलायम सिंह जी ने, उसका फायदा आज भी मिल रहा है। अभी भी हम लोग कहते हैं शायद जो सीटें जीतेंगे अखिलेश जी कम से कम वहां से जीतेंगे ही, डिम्पल जी जीतेंगी। तो यही बात कह रहे राणा जी, यही बात मोदी जी पर लागू होती है। मैंने इसलिए संजय गांधी का उदाहरण दिया। आप देखिए उस समय जो काम हुआ था, आज भी 1-2 लोग तो बढ़ गए उस समय जो काम कर रहे थे। महेश जोशी जो उसके इंचार्ज थे उस पूरे कार्यक्रम के, जो मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, अंबिका सोनी को नाम याद बहादुर, इसलिए आपको ध्यान होगा, हरकेश बहादुर। नहीं सर, वो बात के हैं जी, मैं आपको भेज दूंगा वो भी। असल में ये कि उस समय महेश जोशी ने जो काम किया था और वहां पर संजय गांधी गए थे, वो बाकायदा खुद भी फावड़ा, जैसे मोदी जी गए गंगा की सफाई में कोशिश की। मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, टेम्स और राइन में भी अभी भी गंदगी प्रदूषण है, वहां का पानी पीने के बाहर से बॉटल लाना पड़ता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ शुद्ध हो गया, लेकिन मेरा ये कहना है कि अपने इलाके में काशी विश्वविद्यालय के आसपास एक बात बताइए हमारे समाजवादी मित्र, ये बताइए कि कितने मंदिरों को जो छोटे छोटे थे उसको साफ करके वहां परिसर बनाना, क्या मुलायम सिंह जी इतने पावरफुल थे, मनमोहन सिंह थे, सोनिया गांधी थी, राजीव गांधी थे, कोई कर सकता था ऐसा परिसर मंदिरों को हटा करके? ये आप इसे मानिए, उसमें वो विवाद में मैं जान ही रहा हूं कि वहां आसपास क्या है नहीं है, मैं इस पर भी नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना है कि इसको तो प्रमाण मानिए, छोड़िए एज एमपी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ एज एमपी बात करिए ना, मैं संजय गांधी का नाम ले रहा हूँ, आप ये तो सबसे ज्यादा विलेन माने जाते हैं। नहीं आदरणीय, आप हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि गारंटी की जो शब्द हो रही है, जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह वो गारंटी उन्होंने काम किया मोदी, वो एक अलग मुद्दा है ना। अभी हम बनारस पे बात कर रहा हूँ, मैं बनारस के अलावा कोई बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं बनारस, वो सुधांशु जी बताएंगे आपको गारंटी। दीपक कुछ कहना चाहते हैं, दीपक बोलिए। नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं वो। राणा जी, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का देश की, जैसे यहाँ पे आलोक मेहता जी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत किया, नरेंद्र मोदी जी ने आगाज किया। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा स्लोगन दिया था,
बेटी बचाओ मनमोहन सिंह बेटी क्यों हार गए? पढ़ाओ। कांग्रेस पार्टी तो बहुत आगे थी ना, वित्त मंत्री रहे थे। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि जितनी बेटियों का दक्षिण दिल्ली का बलात्कार चुनाव नहीं जीत भाजपा सके के मनमोहन सिंह। शासन काल में हुआ है, जितनी किसको बता बेटियां रहे हैं आप? असुरक्षित पिछले 10 सालों में रही हैं, जितनी असुरक्षित रही हैं बेटी भाजपा के नेताओं से, नरेंद्र मोदी जी की जितनी गारंटी रही है, सब वो जुमलेबाजी की तरह हो गए। इस बात को आप कौन नहीं मानेगा इस देश में? बताइए, वंदे भारत मनमोहन सिंह ने नॉर्थ ईस्ट में क्या किया जहां के राज्यसभा के थे? सामान्य आप ये बताइए ना, मनमोहन सिंह तो राज्यसभा में रहे 20 साल, अभी रिटायर हुए हैं। एक सवाल है दीपक आलोक जी का कि मनमोहन सिंह नॉर्थ ईस्ट से राज्यसभा से आए, उन्होंने वहां क्या किया? आलोक जी ये बताइए, दिल्ली में क्या करा? दिल्ली में रहते साउथ थे, दिल्ली में। दिल्ली में क्यों ये जवाबदेहियां बताइए तय जवाब। होनी चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनता सिर्फ आपको चुन करके संसद या विधानसभा में भेजने के लिए नहीं है, वो मिट्टी का माधव नहीं है, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, उसके अपने सपने हैं, उसके वहाँ बेहतरी की संभावनाएं हैं, उसकी खातिर वो आपको चुन के भेजती है, तो आपकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अगर आलोक जी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने क्या किया नॉर्थ ईस्ट के लिए, आलोक जी से देखिए, मैं तो आपको एक बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट का पिछले 70 सालों में भाजपा का और मैंने आरोप है, नॉर्थ ईस्ट का चेहरा कैसे बदला है ना, मैंने वो देखिए, देखा है। 10 राणा साल जी मैं जवाब दूं? वहाँ पे 20 साल के दिखाया, फ्रॉड किया था, राणा जी बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। ठीक है। वो वहाँ के राणा रहने जी वाले जवाब नहीं थे दूं क्या मनमोहन मैं? सिंह, अपना वहाँ का पता क्यों बता रखा? आरोप का ही खेल चलेगा। ठीक है राणा जी, वहाँ पर दीपक, काम नहीं दीपक किया। 1 मिनट, आलोक जी दीपक को सुन लेते हैं एक बार। गुवाहाटी में क्या काम किया? देखिए, अगर गुवाहाटी में क्या राणा काम जी, किया बताइए, 5 काम बताइए। मैं गुवाहाटी जवाब में। दे रहा हूँ, 20 साल की राज्यसभा में वो कितनी बार गए गुवाहाटी, कितनी मैं बार जवाब नॉर्थ दे रहा ईस्ट हूँ। गए? सुनिए, अब जवाब दे रहा हूँ। हाँ, बात ये नहीं है कि कौन कहाँ गया, बात ये है कि आज के समय पे अब भाजपा के लोग क्या कहते हैं कि पिछले 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं, 15 साल तो सरकार आपकी रह गई। आप सवाल मोदी जी से करें तो पहुंच आपसे ये जाते पूछा मनमोहन जा रहा है कि सवाल उन्होंने मोदी जी कैसे से करें तो पहुंच जाते राजीव गांधी पे। अरे भैया, अब आपको 10 साल हो गए हैं, अब अरे आपकी जिम्मेदारी मनमोहन बनती है सिंह की बात हो रही है, सुधार नॉर्थ ईस्ट में क्या करा था? अब आप भाजपा राजीव के गांधी इतने तारीफ किया विद्वान भाई। प्रवक्ता हैं, नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए आप नेहरू और गांधी जी और मनमोहन सिंह के पास जाएंगे तो अच्छा शोभा नहीं देता आपको। सर ये बता दीजिए ना कि बनारस में उन मंदिरों का क्या कसूर था, उन पंडितों का, उन पुजारियों का क्या कसूर था कि जो गली में छोटे छोटे हजारों साल पुराने मंदिर थे उनको तोड़ के अपनी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए ये मेरा भव्य बनारस है, भव्य बनारस को आपने गर्त में डाल दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, मूर्ति को विखंडित कर दिया, औरंगजेब की तरह आपने मंदिरों को तोड़ा, छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ा। कोई विरोध नहीं हुआ उसका। हजारों मंदिरों को आपने तोड़ा, हजारों ठीक है दीपक आपकी बात पूरी हो गई। सुधांशु, अब आप देखिए कि कितना बड़ा असत्य यहाँ पे आपके चैनल पे दीपक बाबू बोल रहे हैं। बड़े अच्छे आदमी है, मैं तो इनको व्यक्तिगत तरीके से जानता हूँ और बड़े बड़े भले आदमी है। क्या आपको मजबूरी में कैसे कैसे अनर्गल बयान दे रहे हैं? मंदिरों का अनर्गल बयान नहीं, मैं आपका मजबूरी समझ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी को कैसे बचा रहे हैं? दीपक जी मैं बोल गारंटी है मैं बोल लूं, आपने वहां पे मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, वहां पे स्वेच्छा से सबके साथ मिलके वहां के विकास करा गया। क्यों नहीं? अगर मंदिर तोड़े जाते और खंडित करी जाती मूर्तियां, तो आपको लगता है लोग इतने कमजोर है, समाजवादी वाले इतने कमजोर है या कांग्रेस वाले इतने कमजोर है कि वो सड़कों पे नहीं आते? अरे मतलब सर आसमान पे आते, वहां क्यों नहीं आए? क्योंकि सबकी आपका काम ही है मंदिर दीपक जी, आपने अपना तर्क दिया, मुझे तो देने दीजिए। काम ही है, आपने अपना तर्क दिया, मुझे बात करने दीजिए ना। वहां पे लोगों के साथ मिलके वहां के सारी आध्यात्मिक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्तंभ जो हैं, हमारे पौराणिक आस्थाओं के जो केंद्र हैं, उनकी भव्यता स्थापित करने के लिए लोगों के साथ सबसे मैं समझ गया हूं। अब समय की कमी है। नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते रहे हैं कि विरासत और विकास दोनों समानांतर चलते हैं और सही मायनों में विकास तभी होता है। ये चर्चा इसलिए थी क्योंकि देश में ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जनता लोगों को चुन करके या तो विधानसभा को भेजती है या संसद को भेजती है। जब आप अपनी जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और वहाँ की बेहतरी का जिम्मा अपने हाथ में लेकर के चलते हैं तो आप नरेंद्र मोदी की तरह कोई मिसाल गढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी कल अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करने वाले हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो एनडीए के हैं वो बुलाए गए हैं। 11:30 बजे के आसपास वो पर्चा दाखिल करने के लिए जाएंगे और दोपहर तक
वो बनारस में हैं, यानी कि आज शाम 5 बजे से लेकर के कल दोपहर तक बनारस में है। उसके बाद वो झारखंड निकल जाएंगे प्रचार के लिए। यह जो बनारस का रोड शो रहा, कल पटना का, इन दोनों रोड शो ने बताया है कि नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों के बीच में एक अलग तरह का जुड़ाव लगाव है, एक आकर्षण है, जिसके चलते यह सैलाब उमड़ता है, जिसकी तस्वीरें बार बार हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं और इसको डिकोड किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि बहस में जब भी ये चर्चा आए तो आपको कहा जाए कि आप मोदी के पक्ष में हैं या आप मोदी के खिलाफ में हैं, लेकिन कोई एक आदमी है जो इस तरह के माहौल में भारतीय लोकतंत्र को बहस के बीच में लेकर के आता है कि लोकतंत्र में जवाबदेहियां, जिम्मेदारियां जो प्रतिनिधि हैं जनता के, वो किस तरीके के हों और फिर सरकार को कैसे चलाया जाए और सरकार का लोगों के बीच में भरोसा कैसे पैदा किया जाए और जो सिस्टम पार्टियों का होता है प्रबंधन का, वह प्रबंधन कैसे चुस्त दुरुस्त रखा जाए। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अर्सत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।